हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संजय कुमार गुप्ता और मेरा सेमिनार टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इन टेक्सोनॉमी लिनायन टू पोस्ट। ये पेपर 4th का है। तो आइए हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। टेक्सोनॉमी अथवा वर्गीकरणी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों की पहचान तथा पारस्परिक समानताओं के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। टेक्सोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों टेक्सोन तथा नोमस को जोड़ने से बना है। टेक्सोनॉमी का इतिहास मानव भाषा की उत्पत्ति से जुड़ा है। पश्चिमी वैज्ञानिक वर्गीकरण कुछ 100 साल ईसा पूर्व ग्रीक में शुरू किया गया था और यहाँ प्री लिनायन एंड पोस्ट लिनायन में विभाजित किया गया है। टेक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों को पहचाना जाता है। टेक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेंच वनस्पतिज्ञ एपी डी कैंडोले द्वारा अपनी पुस्तक थ्योरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटनिक और थ्योरी ऑफ एलिमेंटरी बॉटनी में किया 1853 में किया गया था। प्राचीन काल में मानव द्वारा पौधों का वर्गीकरण उनके लक्षणों, उपयोगिता, बीजपत्रों की संरचना आदि के आधार पर किया गया था। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ल्यूवेनहॉक द्वारा सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद अनेक ऐसे पादप समूहों का ज्ञान हुआ जो नग्न आंखों से नहीं दिख पाते थे। 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत वर्गीकरण पद्धतियां पौधों के आकृतिक लक्षणों के साथ साथ शारीरिक तथा भौगोलिक वितरण संबंधी लक्षणों पर आधारित थी। आज भी आकृतिक लक्षण वर्गी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। टेक्सोनॉमी की प्रगति वानस्पतिक वर्गीकरण पर ध्यान के साथ आधुनिक वनस्पति विज्ञान की स्थापना करने वाले स्वीडिश वनस्पति शास्त्री कार्ल लिनियस के युग तक वर्णित है। 19वीं-20वीं शताब्दी के आखिरी दौरान में नामकरण संबंधी नियमों का दृढ़ता से विकास हुआ। तो आगे देखते हैं हम इसका परिभाषा। किसी एक ज्ञात जाति को क्रमों, गुणों के आधार पर पादप जगत में एक निश्चित स्थान पर रखना ही टेक्सोनॉमी है। प्रौद्योगिकी वर्गीकरण को प्लांट टेक्सोनॉमी कहते हैं। आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के इतिहास के प्रारंभ थियोफ्रास्ट से माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्लांट्स का विवरण किया है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पौधों को उनके आकार के आधार पर विभेदित किया था तथा वृक्ष, झाड़ी, अर्धछूप तथा शाक में श्रेणीबद्ध किया एवं इन शब्दों का प्रतिपादन किया। इनके इस महत्वपूर्ण एवं महान कार्य के लिए थियोफ्रास्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अर्थात थियोफ्रास्ट ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्गीकरण को मतलब कि पौधों के उनके आकार के आधार पर विभेदन किया था और वनस्पति विज्ञान का उन्हें जनक कहा जाता है। तो हम देखते हैं प्रीलिनायन टेक्सोनॉमी। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले अर्लीस्ट टेक्सोनॉमी, सबसे शुरुआती टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मानव जाति के भाषा कौशल के रूप में पुरानी है। नामों को जानना आवश्यक रहा है। अन्य सदस्यों को प्राप्त अनुभवों को संप्रेषित करने के लिए खाद्य के साथ साथ जहरीले पौधे भी परिवार और जनजाति का भी जानना आवश्यक है। जब हम प्राचीन टेक्सोनॉमी की बात करें तो हम आमतौर पर पश्चिमी दुनिया में इतिहास का मतलब शुरू करते हैं, अर्थात रोमन और ग्रीक इनके साथ। हालांकि शुरुआती चिन्ह पश्चिम से नहीं पूर्व से है। मध्य युग तक पूर्वी टेक्सोनॉमिक कार्य पश्चिमी दुनिया के लिए ज्ञात नहीं थे और पश्चिमी विज्ञानों की प्रगति को प्रभावित नहीं करते थे। पूर्वी दुनिया में सबसे शुरुआती फार्माकोपिया में से एक है सेसनियरिंग, जो कि सम्राट था। वे चीन के सम्राट थे। चीन के लगभग 3000 ईसा पूर्व वह चीन के सम्राट थे। वह एक महान राजा थे जिन्हें चीनी पिता कहा जाता था।
माना जाता था कि दवा से एक्यूपंक्चर की शुरुआत हुई थी। वह अपने क्षेत्र में लोगों को कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षित करना चाहते थे। उन्होंने अपने औषधीय मूल्य का परीक्षण करने के लिए सैकड़ों जड़ी बूटियों का स्वाद चखा है। फार्माकोपिया डिवाइन हस्बैंडमैन के मटेरिया में 365 दवाएं शामिल हैं। सबसे पुराने और सबसे बड़े में से एक पेपिरस रोल इबर्स पपिरस पौधों को विभिन्न रोगों के लिए दवाओं के रूप में शामिल किया गया है। इन दवाइयों के नाम तथा पौधों की प्रजातियों को जानने के लिए मिस्र के डॉक्टरों को इनको भेद करने में सक्षम होना पड़ा, अर्थात वर्गीकरण की शुरुआत करनी पड़ी। आगे देखते हैं द ग्रीक एंड रोमन। पश्चिमी वैज्ञानिक वर्गीकरण में ग्रीक दार्शनिक अरस्तु सभी जीवित चीज़ों को वर्गीकृत करने वाले पहले वैज्ञानिक थे और आज भी उनके कुछ समूह जो कशेरुकी तथा अकशेरुकी की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे उन्होंने रक्त वाले और बिना रक्त वाले जानवर कहा था। उन्होंने आगे चलकर पशुओं को रक्त से सजीव किया और अंडे देने वाले तथा बिना खून वाले जानवरों को भीतर समूह बनाए, जिन्हें हम आज कीड़े, क्रस्टेशिया और टेस्टेशिया से जानते हैं। थियोफ्रास्ट अरस्तु और प्लेटन का छात्र था। उन्होंने सभी का वर्गीकरण किया। ज्ञात पौधे डी प्लांटेरम में जिसमें अर्थात हिस्टोरिया प्लांटेरम में जिसमें 480 प्रजातियां थीं, उसके वर्गीकरण पर आधारित था। उनके विकास के रूप में हम अभी भी उनके कई प्लांट जेनेरा को पहचानते हैं, जैसे बोरेसिस, क्रॉकर्स और कार्नस। कार्ल लिनियस ने अपने कई सामान्य नामों को स्वीकार कर लिया है। डायोस्कोराइड्स एक ग्रीक चिकित्सक थे जिसने रोमन और ग्रीक दुनिया में व्यापक रूप से यात्रा की थी। उसने कई किताबें लिखी, लेकिन उनका एकमात्र किताब बच गया जो कि नेचुरस हिस्टोरिया थी। इसमें उन्होंने कई पौधों का वर्णन किया और उन सबको लैटिन नाम दिए। इनमें से कई नाम हम अब भी पहचानते हैं, जैसे पॉपुलस अल्बा और पॉपुलस नाइग्रा। दूसरा है हर्बलिस्ट। यूरोप में पुस्तक मुद्रण की कला के साथ बड़ी संख्या में नई किताबें बनाई जा सकती थी। ये हर्बलिस्ट जैसे कि ब्रोमफल्स, बॉक, फुक्स, मेटियोली, टर्नर द्वारा लिखित विभिन्न जड़ी बूटियाँ थी। हम इनमें से कुछ लेखकों के बाद में लिनियस द्वारा नामित सुंदर में पौधों को पहचानते हैं। अधिकांश पौधों का वर्गीकरण उपलब्ध नहीं था। आगे देखते हैं और अर्लीस्ट टैक्सोनोमिस्ट। यह 16वीं शताब्दी के अंत तक नहीं था कि टैक्सोनोमिक कार्यों को मूल रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त हो गया हो। इसका एक कारण ऑप्टिक लेंस का विकास था, जो विभिन्न प्रजातियों के विवरण का अध्ययन करना संभव बना दिया। नमूनों का संग्रह एक हिस्सा बन गया था। बढ़ते विज्ञान और जोर चिकित्सीय पहलुओं से लेकर संबंधी पहलुओं में बदल गया। सबसे शुरुआती लेखकों में से एक इटली में कैसलपिनो था। उन्होंने टैक्सोनोमिस्ट डी प्लांटेस एक किताब लिखा जिसमें 1500 प्रजातियां थी। उनका वर्गीकरण फल और बीज के एक साथ विकास के आधार पर था। हम अभी प्लांट फैमिली में ब्रेसिकेसी और एस्टेरेसिया का प्रयोग करते हैं। बाउहिन ने 1623 में पिनॉक्स थ्योरी बॉटेनिक्स लिखा। इसमें 6000 प्रजातियों की बोहिन बंधु द्वारा लिखित इसमें पर्यायवाची शब्द शामिल थे जो उस समय बहुत आवश्यक थे। अलग अलग किताबों में अलग अलग नामों और पिनेक्स थिएटरी बॉटेनेसी में बाउहिन बंधुओं ने जेनेरा और प्रजातियों को प्रमुख वर्गीकरण स्तरों के साथ मान्यता दी। अंग्रेजी प्रकृतिवादी जॉन रे ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रजाति की स्थापना के रूप में वर्गीकरण की अंतिम इकाई थी। 1682 में उन्होंने मेथड्स प्लांटेरम न्यूआ प्रकाशित किया, जिसमें लगभग 18,000 पौधों की प्रजातियां थीं। उनका जटिल वर्गीकरण कई संयुक्त पर आधारित था। प्रकृति
की एक संपूर्ण प्रणाली को प्रकाशित करने के उद्देश्य से जॉन रे, जिसमें स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों और कई प्रकार की कीड़े मछलियों पर काम किया। फ्रांस में जोसेफ पिटन के टूरेनफोर्ट ने एक वनस्पति वर्गीकरण का निर्माण किया जो कि कार्ल लिनियस के वर्गीकरण के समय पर किया गया था। 1700 में उन्होंने इंस्टीट्यूटस री प्रकाशित किया। इस हर्बेरिया में लगभग 9000 प्रजातियां और 698 जेनेरा सूचीबद्ध थी। पौधों का वर्गीकरण और कई पीढ़ियों को लिनियस द्वारा स्वीकार किया गया था और आज भी उपयोग में है। टूरेनफोर्ट का पौधा वर्गीकरण विशेष रूप से पुष्प पात्रों पर आधारित था। आगे है आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत, अर्थात इस तरह जो है वर्गीकरण का धीरे धीरे विकास होता गया। तो नए नए वैज्ञानिकों ने नए नए वर्गीकरण प्रस्तुत किए और इस तरह से है आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत हुई। तो हम देखते हैं नामकरण के कारणों में कार्ल लिनियस के 2 काम को माना जाता है, आधुनिक वनस्पति और प्राणीशास्त्र वर्गीकरण। वैश्विक वनस्पति प्रजाति प्लांटेरम 1753 में प्रकाशित हुआ और 1718 में सिस्टेमा नेचुरा के 10वें संस्करण में वैश्विक जीव शामिल हैं। इसका कारण यह है कि लिनियस ने इन पुस्तकों में तुच्छ नामक प्रजाति के नामों के एक द्विआधारी रूप पेश किया। प्रत्येक जाति के लिए उन्होंने एक एपिटेट बनाया जो कि इस्तेमाल किया जा सकता था, साथ में जीनस का नाम भी, अर्थात जाति का नाम। वैश्विक के विस्तारित ज्ञान के साथ 17वीं और 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अभियानों के माध्यम से जीव और वनस्पति बड़ी संख्या में नई प्रजातियां पाई गई और नाम लिए गए। लिनियस ने 1753 में फूल पौधों की 8530 प्रजातियों की गिनती की। लिनियस के तुच्छ नामों की सादगी ने नामकरण और जल्द ही द्विआधारी नामकरण में क्रांति ला दी। द्विआधारी नामकरण अर्थात प्रत्येक जीव का 2 नाम होना चाहिए। आज प्रत्येक पौधे या जानवर का नाम प्रकाशित हो चुका था। उन्हें क्रमशः प्रीलिनायन कहा जाता है। आगे है वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में रूपांतरण। टैक्सोनॉमी की दुनिया में आदेश बनाने और अपनी सोच का तरीका समझाने की कोशिश में लिनियस ने कई पुस्तकों को प्रकाशित किया जो वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान को अपने स्वयं के विज्ञान में बदल देंगे। जब इन दोनों विषयों के बिखरे हुए व्यवहारिक चिकित्सा का एक फ्रिंज था, हिस्टोरिया नेचुरलिस। 1735 में उन्होंने जेनेरिक नामों के निर्माण के साथ क्रिटिका वनस्पति विज्ञान प्रकाशित किया। उसी समय में सभी ज्ञात पीढ़ी के सूची के साथ जेनेरा प्लांटेरम बन आया था। 1736 में उन्होंने वनस्पति विज्ञान और 1751 में फिलोसोफिया वनस्पति विज्ञान उन प्रजातियों के विवरण के नियम बनाए। लिनियस ने कई नियमों को स्थापित किया जो कि आज भी टैक्सोनॉमिस्ट उपयोग करते हैं। कोरोला, स्टेमन, फिलामेंट एंड एंथर, जो कि एक पुष्प के भाग होते हैं। इन शब्दों का निर्माण भी लिनियस द्वारा किया गया था, अर्थात ये शब्द उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। साथ ही मेमेलियर तथा टैक्सोन नाम भी थे। एक लंबे समय के बाद दर्शन शास्त्र और सिस्टेमेटिक्स लिनियस की व्यवहारिकता में बड़े पैमाने पर प्रकाशन के साथ वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान की नींव रखी थी और अब बाद में टैक्सोनॉमिस्ट्स के लिए समय था इस नवजात विज्ञान में सुधार करने की। कई फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने भविष्य के जैविक विज्ञान पर प्रभाव डाला। पहले थे माइकल एडमसन। इन्होंने 1763 में पहले से ही फैमिलीज डेस प्लांट लिखा था। इन्होंने इस विचार को लॉन्च किया कि वर्गीकरण में किसी को दूसरे की तुलना में कुछ पात्रों पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए, हालांकि उसका उपयोग करें। उन्होंने लिनियस के वर्गीकरण की आलोचना की।
एंटोनी लॉरेंट जी जोसेफ, इन्होंने अपने जेनेरा प्लांटेरम के साथ पौधों की प्रणालियों को बदल दिया 1789 में, जिसमें उन्होंने कई पात्रों के आधार पर एक प्राकृतिक प्रणाली का शुभारंभ किया जो आधुनिक वर्गीकरण की नींव के रूप में आया। उन्होंने पौधों को एकोटिलीडान और मोनोकोटिलीडान तथा डाइकोटिलीडान में विभाजित किया, अर्थात एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री और बहुबीजपत्री विभाजित किया और जीनस तथा क्लास के बीच पारिवारिक रैंक की स्थापना की। आगे है जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। लेमार्क ने वंशानुक्रम सहित एक विकासवादी सिद्धांत लॉन्च किया जिसे लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। यह प्रस्तुत विकास के सिद्धांत का पूर्वाभास कर रहा था। उपकरणों ने टैक्सोनॉमी के एक नए युग के लिए रास्ता बनाया जो एक बढ़ती हुई समस्या का सामना करने की कोशिश कर रहा था, अर्थात वर्गीकरण के लिए नए नए खोज करते गए और उपकरणों की उपलब्धता होती गई जो कि आधुनिक वर्गीकरण को बढ़ावा दिया। एक बढ़ती हुई समस्या का सामना करने की कोशिश कर रहा था जो कि फैलती हुई वनस्पतियों और दूसरे जीवों में बढ़ती हुई प्रजातियों की संख्या थी। तीसरा है नामकरण के नियम, रूल्स फॉर नोमेनकल्चर। ऑस्ट्रियाई पिरामिड्स डी द्वारा वानस्पतिक वर्गीकरण के नियम बनाने के लिए पहले प्रयास किया गया था। 1813 में थोरेलामेटर डी ला वनस्पति में कैंडोलिल ने प्रकाशक की तारीख के अनुसार नामों की प्राथमिकता दी। अल्फोंस डी कैंडोल लुइस डी कैंडोल की एक पुस्तक में नियमों को अपनाया। इसके बाद के नियमों पर चर्चा की गई और इसके लिए अलग अलग शुरुआती बिंदु थे। वैज्ञानिकों ने वानस्पतिक वर्गीकरण का सुझाव दिया। 1891 से 1898 के दौरान जर्मन वनस्पति शास्त्री ऑटो जुलाजे ने विवादास्पद कार्य रेविसियो जेनम प्लांटेरम प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि कैंडल के नियम का पालन किया जाए। जियोलॉजिकल नामकरण में एक अंतर्राष्ट्रीय कोड की आवश्यकता थी। अंतर्राष्ट्रीय कोड अर्थात जिस नाम से उसे एक जगह जाना जाए उसे सभी के द्वारा उसी नाम से जाना जाए ताकि उसमें विभिन्नता को पता की जा सके, दूसरों पौधों में भिन्नता ज्ञात की जा सके। इस बैठक के दौरान वनस्पति की प्राथमिकता के लिए प्रारंभिक बिंदु 1793 में प्रारंभ की गई थी। पहली बार 1892 में अंतर्राष्ट्रीय नामकरण को मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय बैठक में स्वीकार किया गया था तथा 1905 में एक और संशोधित अंतर्राष्ट्रीय कोड फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। वनस्पति नामावली और प्राणी विज्ञान के कोड निरंतर संशोधन में हैं। खुले में विचार विमर्श और वोटों द्वारा वानस्पतिक नामकरण में परिवर्तन का निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय बोटेनिकल कांग्रेस में बैठकें हर 6ठे वर्ष आयोजित की जाती है। नवीनतम वनस्पति कोड को 2005 में वियना में निर्णय किया गया कि पौधों के नामकरण को अस्वीकार या संरक्षण के लिए विस्तृत संभावनाओं को खोला जाए। जूलॉजिकल कोड में बदलाव का फैसला इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। जूलॉजिकल नोमेनकल्चर पर आयोग जूलॉजिस्ट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान द्वारा चुना जाता है। 1953 के बाद से खेती के लिए नामकरण का एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है। 1980 के बाद से साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर बैक्टीरिया के लिए एक कोड है जो वर्तमान में उपयोग में लाई जाती है। आगे है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अनेक महान दार्शनिकों, औषधिज्ञों एवं वनस्पतियों द्वारा समय समय पर वर्गीकरण की अनेक पद्धतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन पद्धतियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा है नेचुरल सिस्टम, तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो हम देखते हैं पहले आर्टिफिशियल सिस्टम अर्थात कृत्रिम पद्धति क्या है। यह
होती है जिसमें पौधों का वर्गीकरण केवल कुछ ही लक्षणों के आधार पर किया गया है। अतः इसमें पौधों के जातीय वृत्तीय आनुवंशिक लक्षणों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये पद्धतियाँ 300 ईस्वी से लेकर अर्थात ईस्वी से लेकर 1880 तक प्रचलित रहीं। थियोफ्रास्ट को टैक्सोनॉमी के आधुनिक समय का इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 पौधों का विवरण प्रस्तुत किया था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पौधों को उनके साइज के आधार पर विभाजित किया। इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। इनकी हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक में दिए गए नाम अत्यधिक प्रचलित हुए तथा आधुनिक वर्गीकरण में इन्हें वंशीय नाम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। उन्होंने एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में आधारभूत अंतरों को भी स्पष्ट किया है। दूसरा है नेचुरल सिस्टम। इन पद्धतियों में पौधों के सभी महत्वपूर्ण लक्षणों को उनके वर्गीकरण में प्रयोग किया गया है। ये सिस्टम्स पौधों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित हैं, परंतु ये जातिवृत्तीय नहीं है। पौधे की प्राकृतिक संरचना, प्राकृतिक लक्षणों और रचनात्मक समानताओं पर आधारित वर्गीकरण प्राकृतिक पद्धतियाँ कहलाती हैं। इस वर्गीकरण में पौधों की उनके लक्षणों के जटिलता के क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेंथम एवं हुकर का वर्गीकरण। बेंथम 1880-1884 एवं हुकर क्यू बॉटनिकल गार्डन से संबंधित वर्गीकरण शास्त्री थे। इन्होंने संयुक्त रूप से अपना वर्गीकरण 3 खंडों वाली अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में प्रस्तुत किया। उन्होंने डी कैंडोले की वर्गीकरण पद्धति को आधार मानते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक में 201 कुलों का वर्णन किया, जिसमें 7569 वंश तथा 97,205 प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। यह वर्गीकरण नेचुरल सिस्टम पर आधारित था। बेंथम एवं हुकर ने समस्त पुष्पीय पादपों को अथवा बीज धारण करने वाले पादपों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला द्विबीजपत्री, दूसरा है अनावृत बीजी, तीसरा है एक बीजपत्री। इन्होंने अनावृत बीजी को द्विबीजपत्री एवं एक बीजी के मध्य रखा। उन्होंने ऑर्डर रेनल्ड्स को आद्य मानते हुए रेननकुलेसी को सबसे पहले तथा ग्रैमेनी कुल को सर्वाधिक विकसित मानते हुए सबसे अंत में रखा है। इनका वर्गीकरण रूपरेखा इस टाइप से है। तो हम देखते हैं सीड प्लांट्स। इसमें फेनोरोगोमिक है। इसके हम देखते हैं 3 भाग होते हैं: डाइकोटिलिडान्स, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडान्स। डाइकोटिलिडान्स में तीन क्लासेस, 14 सीरीज, 25 ऑर्डर्स हैं। जिम्नोस्पर्मी में 3 ऑर्डर्स हैं, 44 जेनेरा हैं, 415 स्पेसीज हैं। और तीसरा है मोनोकोटिलिडान। इसमें 7 सीरीज हैं, 34 फैमिलीज हैं, 1495 जेनेरा हैं और 18,516 स्पेसीज हैं। और इसमें से डाइकोटिलिडान को फिर से 3 भागों में बांटा गया है: पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लोमाइडी में। और जिम्नोस्पर्मी को 3 भागों में बांटा गया है: गैमेटेल्स, साइगेडेल्स, कोनिफेरल्स। और मोनोकोटिलिडान्स को जो है माइक्रोस्पर्मी में विभक्त किया गया है। और इसमें कई सारे सीरीज, ऑर्डर्स आदि हैं, जो कि इस रूपरेखा में दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं तीसरा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें पौधों का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति, विकासात्मक इतिहास एवं आनुवंशिक अंतर संबंधों के आधार पर किया जाता है, उसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंगलर एवं प्रांटल की पद्धति। एंगलर एवं के प्रांटल नामक जर्मन वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से जातिवृत्तीय पद्धति पर आधारित वर्गीकरण अपनी 23 खंडों वाली पुस्तक डी नेचुरलाइकेन
लेंजे फैमिलियन नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। इस वर्गीकरण में पादप कुलों को पुष्प, फल तथा बीजों की बढ़ती हुई जटिलता के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। एंगलर एवं प्रांटल का वर्गीकरण की निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है, एकलिंगी पुष्प द्विलिंगी पुष्पों की अपेक्षा आद्य होते हैं। दूसरा है, नग्न पुष्प परिदल पुंज युक्त पुष्पों की अपेक्षा आद्य होते हैं। तीसरा है, एक परिदल पुंज चक्र या मोनोक्लेमाइडस पुष्प दो परिदल पुंज चक्र युक्त पुष्पों से आद्य है। चौथा है, वायु परागण कीट परागण से आद्य है। पांचवा है, बाह्य दलाप परिदलों से आद्य है। एंगलर एवं प्रांटल ने अपने वर्गीकरण में एक बीजपत्री पौधों के प्रारंभ में रखा, उसके बाद द्विबीजपत्री तथा अंत में जिम्नोस्पर्म को रखा है। उन्होंने एक बीजपत्री में पेंडेनेल्स गण के अंतर्गत आने वाले कुल डाइफेसी को आद्य तथा गण माइक्रोस्पर्मी के अंतर्गत आने वाले कुल आर्किडेसी को सबसे विकसित कुल मानते हुए अंत में रखा है। इसी प्रकार द्विबीजपत्री के जुराइनेसी कुल को आद्य मानते हुए प्रारंभ में तथा कॉम्पोजिटी कुल को सबसे अधिक विकसित मानते हुए अंत में रखा है। एंगलर एवं प्रांटल के वर्गीकरण की रूपरेखा जो कि निम्न प्रकार की है। इसमें हम देखते हैं बीजीय पादप फेनोरोगैमिक, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी एवं जिम्नोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी में हम देखते हैं 2 क्लासेस हैं, 55 ऑर्डर्स और 306 फैमिलीज हैं। इसमें हम देखते हैं एंजियोस्पर्मी में इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकोटिलीडोनी और दूसरा है डाइकोटिलीडोनी। मोनोकोटिलीडोनी में 11 ऑर्डर्स हैं, 45 फैमिलीज हैं, और डाइकोटिलीडोनी में 2 सब क्लासेस हैं, 44 ऑर्डर हैं, 261 फैमिलीज हैं। अब हम देखते हैं इसमें मोनोकोटिलीडोनी में सब क्लासेस और दूसरा है मेटाक्लोमाइड है। इसमें है आर्किक्लेमाइडी, इसमें 33 ऑर्डर्स और 206 फैमिलीज हैं, और मेटाक्लेमाइडी में 11 ऑर्डर्स और 55 फैमिलीज हैं। एंगलर एवं प्रांटल के वर्गीकरण के गुण एवं दोष, अर्थात इन्होंने जो वर्गीकरण किया उसमें क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं और क्या दोष हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले हम इसका गुण देखते हैं। एंगलर एवं प्रांटल की वर्गीकरण में बेंथम एवं हुकर द्वारा प्रस्तावित समूह मोनोक्लेमाइडी के कुलों को पॉलीपेटली में उनसे संबंधित कुलों के पास सम्मिलित किया गया है। दूसरा है, इस वर्गीकरण में नग्न एकलिंगी पुष्प वाले पौधों को प्रारंभ में रखे गए हैं। तीसरा है, मोनोकोटिलीडोनी को डाइकोटिलीडोनी के पूर्व रखा गया है। अब देखते हैं हम इसके दोष अर्थात अवगुण। द्विबीजपत्री पौधों की उत्पत्ति अनावृत बीजीय पौधों से हुई है, अतः द्विबीजपत्री पौधों को आवृत बीजियों के पूर्व रखा जाना अनुचित है। अर्थात एंगलर एवं प्रांटल ने द्विबीजपत्री पौधों को जो है आवृत बीजियों के पूर्व रखा है। दूसरा है, गण हेलोली को विकसित गणों पेंडेनेल्स एवं ग्लूमीफेरी के मध्य रखा जाना समझ से परे है, हम सही नहीं है। अर्थात ग्लूमीफेरी के मध्य में और पेंडोलेंस के मध्य में जो है गण हेलोली का रखा गया है, जो कि इन्हें उचित नहीं लगा। तीसरा है इसका मैंने के आगे है, हम देखते हैं इसका निष्कर्ष। उपरोक्त वर्गीकरण को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि पौधों की वर्गीकी को प्लांट टेक्सोनोमी कहा जाता है। टेक्सोनोमी बॉटनी के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों को पहचाना तथा पारस्परिक समानताओं के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अर्थात क्लासिफिकेशन ही वर्गीकरण है, जो कि उनके गुणों, अवगुणों और उनके लक्षणों के आधार पर
वर्गीकृत किया जाता है। आगे रेफरेंस, पहला डॉक्टर शैलेश कुमार वर्मा, दूसरा है PV सिंह। इस प्रकार हमारा सेमिनार समाप्त होता है। धन्यवाद।